टुडेस टॉपिक आयों का विशेष फल जो हमने पिछले क्लास में देख लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे जीर्ण ग्रह से आय व्यय एवं मास शुद्धि का विचार और आलिंदों के अनुसार ग्रहों के 16 प्रकार। हाँ, ये हम बात करेंगे। इसके साथ साथ में ये जो क्लास नंबर 7 जो नंबरिंग पे न जाना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक भी यानी आगे का वो प्रिंट हुआ है। हम टॉपिक एक से एक आगे लेते जाएंगे। तो ये इस पे भ्रमित मत होना, क्लास 7 जो लिखा हुआ है ना उस पे। हाँ, वो 8 का भी साथ में आ जाएगा कभी कभार, तो वो क्लास उस पर मत जाना। आप जब आपको रिकॉर्डिंग मिलती आएगी ना अभी करंट, उस पर नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पर आप देखिएगा टुडेस क्लास कौन सा है। जैसे कि आज 7वां क्लास है, बट कभी कभी वो नंबरिंग में मत जाना आप। हाँ, आज आगे हम क्लास भी और ले लेंगे इसमें। तो ये आयो का फल हमने पिछले क्लास में देख लिया था। आज हम बात करेंगे जीर्ण ग्रह। जीर्ण ग्रह यानी जो पुराना ग्रह है, जो पुराना घर है उसे हम तोड़ के फिर बनाते हैं ना, जैसे कुछ रिनोवेशन वगैरह करते हैं, तो उनमें जो है आय का विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो पुराना मकान है उसके अंदर आय का विचार या मास शुद्धि का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। वहां पे शिलान्यास को आपको क्या करना है, भूखंड यानी जो आपकी प्लॉट है या मकान है उसके सेंटर में आपको उस समय शिलान्यास करना है। यानी जो पुराना मकान है जिसे जीर्ण ग्रह कहा गया है, तो पुराने मकान को तोड़ के जब हम नया मकान बनाते हैं या उसमें कुछ एक्सटेंशन करते हैं, तो उस समय हमें ये आय का विचार नहीं करना है, यानी मास शुद्धि का वगैरह का विचार नहीं करना है। ठीक है। और शिलान्यास हमें उस प्लॉट में या उस कंस्ट्रक्शन जो एरिया है, जो मकान है, उसके मध्य में हमें शिलान्यास करना है। ठीक है। तो हमारे जो 16 दिशाएं हैं उसमें हमें कौन सा ग्रह बनाना है वो यहाँ विस्तार से बताया हुआ है। जैसे कि ईशान कोण में पूजा ग्रह बनाना चाहिए। मैं आपका पीडीएफ दे दूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आएगा वहां। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा अभी। हाँ, तो जैसे ग्रह के मध्य से, यानी ग्रह का जो सेंटर है ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान से लेके ईशान कोण तक, उस बीच में आपको पूजागर बनाना है, यानी जिसे हम मंदिर कहते हैं। मंदिर आप बना सकते हो ईशान कोण में। देखना कहां से है, ब्रह्मस्थान से खड़ा होके आपने ब्रह्मस्थान से लेना है, ईशान कोण तक जाना है, यानी उस बीच में आप पूजागर बना सकते हो। फिर दूसरी जो दिशा है पूर्व दिशा, उसमें आप स्नानागृह यानी बाथरूम बना सकते हो। पूर्व दिशा में आप बाथरूम बना सकते हो। आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए अपने, और पॉसिबल है तो अपने सब कैमरा अपना ऑन रखिए और माइक म्यूट रखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपसे एक इंटरेक्शन हो सके, बातचीत हो सके। हाँ, फिर अग्नि कोण में आप रसोई घर बनाएं। उसी तरह उत्तर दिशा में भंडार गृह यानी आप स्टोरेज, अन्न का स्टोरेज बना सकते हो उत्तर दिशा में। फिर अग्नि जैसा पूर्व के मध्य में, जिसे हम ईएसी कहते हैं ना, अग्नि और पूर्व के बीच में जो ईएसी जोन है, आज की भाषा में हम उसे ईएसी जोन कहते हैं। तो वहां आप पहले तो दही मंथन हुआ करता था, जो छाछ में से या दूध में से दही बनाते थे ना, दही में से मक्खन बनाते थे, यानी वहां आप मंथन का जोन जिसे कहा गया है, वहां आप मिक्सी वगैरह वहां रख सकते हो आप। आज के परिवेश में वो ईएसी जोन है। फिर अग्नि और दक्षिण के मध्य में जो साउथ ईस्ट है, अग्नि और दक्षिण साउथ के बीच में, वहां आप स्टोर भी बना सकते हो। पहले तो घी का भंडार, जो घी निकलता था उसको वहां स्टोर करते थे। ईएसी से चर्निंग हुआ, उसके बाद में ईएससी से चर्निंग होके अग्नि में गर्म होके फिर साउथ ईस्ट में उसको संचय किया जाता था, यानी स्टोर किया जाता था। तो यानी साउथ ईस्ट के अंदर आप स्टोर बना सकते हो। फिर
दक्षिण और नैऋत्य के मध्य में, यानी साउथ साउथ वेस्ट। देखिए साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हो, पायखाना यानी टॉयलेट। पायखाना शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप वहां टॉयलेट बना सकते हो। फिर नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट एवं पश्चिम के बीच में, यानी साउथ साउथ वेस्ट हो गया, वो वेस्ट साउथ वेस्ट हो गया। सॉरी, जो एजुकेशन का जोन माना जाता है, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में स्टडी रूम बना सकते हो आप। नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट और पश्चिम यानी वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में यानी वेस्ट साउथ वेस्ट में आप स्टडी रूम बना सकते हो। फिर पश्चिम तथा वायव्य के बीच में, पश्चिम यानी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, यानी नॉर्थ वेस्ट में। जी सर, साउथ वेस्ट के समय आपकी आवाज चली गई थी। जी सर। हाँ, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में, तो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन हो जाता है वहां आज की परिभाषा में। हाँ, वहां स्टडी रूम बनाइए आप। आलू भी नहीं है, तो क्या लाना है बोलिए। म्यूट कीजिए। हाँ, तो नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट और पश्चिम वेस्ट के बीच में जो जोन पड़ता है, वहां आपको स्टडी रूम बना सकते हो आप, यानी वेस्ट साउथ वेस्ट आज की परिभाषा में जो हम नाम देंगे उसको। नैऋत्य और पश्चिम के बीच में जो जगह, जो जोन बना, वो स्टडी रूम है, वहां आप बना सकते हो अभ्यास के लिए। फिर पश्चिम यानी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच, यानी पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य के बीच में, नॉर्थ वेस्ट हो गया वो, उसे रोदन गृह यानी शोक गृह भी बनाते हैं आप। वहां शोक गृह आप बना सकते हो। पहले के जमाने में वहां रुदन गृह बनाया जाता था। तो वहां हम वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं आज के परिवेश में। उस एरिया में हम, उस जोन में हम वॉशिंग मशीन भी वहां रख सकते हैं। फिर वायव्य और उत्तर के बीच में, वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, यानी नॉर्थ वेस्ट जोन हो गया वो, वहां आप रतिगृह यानी बेडरूम भी बना जा सकते हो आप। वहां न्यूली मैरिड कपल होते हैं, उनके लिए वो काफी अच्छी जोन है वो। तो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, यानी नॉर्थ वेस्ट जोन हो गया। आप शक्ति चक्र देखोगे ना, आज अभी जो 16 दिशाएं हैं हमारी हैं उसमें आप, तो यह नॉर्थ वेस्ट में आप बेडरूम बना सकते हो। फिर उत्तर दिशा और ईशान के बीच में आप औषधि गृह बना सकते हो, यानी औषधि आप रख सकते हो। आपकी जो मेडिसिन होती है उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, यानी नॉर्थ ईस्ट, वहां आप मेडिसिन रख सकते हो आप, यानी दवाइयों के लिए आप वो कमरा बना सकते हैं आप, औषधि रूम जिसे कहा गया है। फिर पश्चिम में आप भोजन गृह यानी डाइनिंग टेबल अब बना सकते हो। वेस्ट में डाइनिंग टेबल और किचन भी लाभदायक रहता है वहां। फिर दक्षिण में शयन गृह यानी बेडरूम, दक्षिण में भी आप बेडरूम बना सकते हो। फिर ईशान तथा पूर्व के मध्य में, ईशान और पूर्व के मध्य में स्टोरेज भी आप बना सकते हैं, यानी ईएनई में आप स्टोरेज भी बना सकते हैं। उसमें कोई भी वस्तु का स्टोरेज हो सकता है वहां, सर्व वस्तु भंडार, यानी कोई भी वस्तु आप वहां स्टोर कर सकते हो। फिर नैऋत्य में यानी साउथ वेस्ट में शस्त्रागार, यानी आपके हथियार, आपके औजार, पहले औजार हुआ करते थे, तलवार हुआ करती थी या कुआड़ी है, जो भी है। तो जैसे कोई लोहार है तो उसके अपने औजार है, सुथार है तो अपने औजार है। हाँ, तो नैऋत्य में आप अपने औजार रख सकते हो। आप यदि वास्तुशास्त्री हैं
तो आपकी जो औजार होते हैं, तो स्कैनर है, कंपास है, जो जो चीज आपको आपके फील्ड में लगती है वो आप साउथ वेस्ट में रख सकते हो, नैऋत्य दिशा में। उसी तरह वायव्य में आप धान्यागार यानी भंडार बना सकते हो, स्टोरेज बना सकते हो। साउथ वेस्ट में आप अनाज का स्टोरेज बना सकते हैं आप। तो इस तरह हमने 16 जो प्रकार की दिशाएं हैं हमने देखी, और उसमें अलग अलग तरीके से हमने उसको जोन वाइज, हमने डाइनिंग टेबल है, मंदिर है, बेडरूम है, ये सब देखा। इस तरह से हमें बनाना चाहिए जीर्ण ग्रह में। तो ये 16 दिशाओं का, और कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए वो हमने देखा। तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आपको उसमें समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, बराबर। तो ये 16 दिशाएं थी, और 16 दिशाएं में क्या क्या प्रवृत्ति होनी चाहिए वो हमने देखा अभी। तो इसी के आधार पे जो आजकल जो वास्तु सिखाते हैं, हाँ 16 दिशाएं हैं, तो ये सब हमारे शास्त्रों में विश्वकर्मा प्रकाश में दिया हुआ ही है। ये 16 दिशाएं, कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए। हाँ, आज हमने उस दिशाओं को नाम दिया है अलग अलग, जैसे अग्नि और पूर्व के बीच में जैसे ईएसी है, तो ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको नाम दिया हुआ है। तो वहां पहले से ये इनकी रचना तो पहले से ही है। तो इसी को बेस मान के, इसी को आधार बना के फिर नए नए कोर्स बनते गए, आज के परिवेश में उनको नाम दिए गए अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह से हमें जीर्ण ग्रह में आवास को 16 दिशाओं में हम ये बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं, आलिंद के अनुसार ग्रहों के जो प्रकार है वो हम देखेंगे। तो आलिंद यानी क्या है, कोई बता सकता है? आलिंद, आलिंद किसे कहते हैं, किसी को पता है? आलिंद के बारे में कोई जानता है? ये आलिंद किसे कहा गया है? सॉरी, सर आलिंद का मतलब मेरे हिसाब से चबूतरा होता है सर, एक मिनट। चौखट या चबूतरा होता है सर। जी सही बात है। कुछ लोग जो चबूतरा यानी आगे ओपन स्पेस होता है ना घर के आजू बाजू में, उससे भी आलिंद कहते हैं। कुछ चबूतरे को भी हम आलिंद कहते हैं। ओपन स्पेस जो है आजकल तो छोटे छोटे गार्डन वगैरह से बन जाते हैं ना, उसे भी आलिंद कहते हैं। बरामदा जो होता है ना आगे निकाला हुआ, जी, तो उसको भी आलिंद कहते हैं। तो आलिंद यानी घर के बाहर जो खुली जगह है। हाँ, कुछ लोग क्या है, वो बरसात के लिए थोड़ा सा आगे मध्य भाग में थोड़ा आगे निकालते हैं ना, वो दरवाजे की खिड़की के ऊपर भी छजा निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसे, छत के ऊपर से थोड़ा, उसे भी आलिंद कहते हैं, बराबर ना। तो हम यहाँ आलिंद क्या लेंगे, जो घर के आजू बाजू में जो खुली जगह है, जिसे हम पार्किंग में कहते हैं, गार्डन भी छोटा सा है तो वो भी कहते हैं, यानी आगे या चारों ओर, आपके मकान के चारों ओर जो भी खुली जगह है उसे आलिंद कहेंगे हम। ठीक है, तो आलिंद के अनुसार जो ग्रह है यानी आपके भवन है उसके 16 प्रकार होते हैं। तो वो हम देखेंगे कौन सा आलिंद हमें क्या फल देता है। तो हम प्रदक्षिण क्रम से हम देखेंगे। प्रदक्षिण क्रम यानी जैसे हम प्रदक्षिणा लेते हैं ना, मंदिर में प्रदक्षिण लेते हैं क्लॉकवाइज, उस क्रम में हम आलिंद को देखेंगे। हाँ, उनके 16 प्रकार है अलग अलग, और उसके फल भी अलग अलग हैं। तो उसमें जो है पहला जो है वो ध्रुव है। तो आलिंद किस तरह से निकालते हैं मैं आपको फिर बताऊंगा, पहले मैं उनके 16 नाम आपको बता देता हूं। इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो उसके लाभ और नुकसान क्या है वो हम देखेंगे।
जैसे कि नंबर 1 है, उसे ध्रुव कहा गया है, तो जो धन धान्य और सुख देता है। यदि आलिंद 1 है तो वो धन धान्य सुख देगा। नंबर 2 है धान्य, उसका नाम है धान्य, तो वो धान्य प्रदान करेगा, यानी धान्य देगा हमें। तीसरा है जय, यह विजय एवं सफलता देता है, यह हमें यशस्वी बनाता है। नंबर 3 जय। उसी तरह नंबर 4 है नंद, यह स्त्री एवं धान्य प्राप्त कराने वाला होता है। 5वां नंबर है खर, खर ग्रह में रहने से, यानी खर प्रकार कौन सा होता है हम आगे देखेंगे किस तरह से निकालते हैं। हाँ, तो जो खर प्रकार का जो आलिंद है, उस प्रकार के घर में आप रहते हो तो चल अचल संपत्ति आपकी नष्ट हो जाती है, यानी फिक्स एसेट जो है, मूवेबल एसेट्स है या फिक्स एसेट्स है, जो आपकी संपत्ति है वो नष्ट होती है। फिर नंबर 6 है कांत, KANT, कांत, तो यह पुत्र उत्तरदायक होता है, यानी आपको वंश को आगे बढ़ाने वाला होता है, ये 6 नंबर। उसी तरह 7 नंबर है मनोरम, मनोरम नामक ग्रह श्री लक्ष्मी प्रदायक होता है, यानी धन देने वाला होता है वो। 8 नंबर सुमुख, यानी उसे सुवक्त भी कहा गया है, जो भोग प्रदान करता है हमें, सारे भोग हमें वो प्रदान करता है। उसी तरह 9 नंबर दुर्मुख, तो दुर्मुख ग्रह से लोग विमुख हो जाते हैं, उसकी जो बदनामी होती है और उसकी कहीं पहचान नहीं बन पाती है दुर्मुख ग्रह में रहने से। उसी तरह 10 नंबर है उग्र या क्रूर, यह सब प्रकार के दुख देता है। फिर 11 नंबर है रिपुद, इसमें रहने से शत्रुओं द्वारा हमेशा कष्ट मिलते रहता है, कोई ना कोई आपको परेशान करते रहता है। फिर 12 नंबर है धनद, इसमें रहने से धन की कमी होगी। फिर 13 नंबर है क्षय, इसमें रहने से धन जन एवं पशु हानि होती है, यानी पैसे का नुकसान भी होगा, धन का नुकसान भी होगा। यदि आपके पास कोई पशु पक्षी है उसका भी नुकसान होगा। पहले जैसे कि गाय भैंस घोड़े हाथी वगैरह पालते थे तो उस जमाने में उसका भी नुकसान होता था। फिर नंबर 14 है आक्रंद, इसमें रहने से सदैव घर में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। ये जो 14 नंबर का जो आलिंद है, ऐसे ग्रह में रहने से सदैव घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। फिर 15 नंबर है विपुल, विपुल ग्रह में श्री एवं यश की विपुलता होती है, यानी श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी और यश यानी आपकी कीर्ति नाम यश आपको पहचान मिलती है ऐसे घर में रहने से। फिर 16 है विजय, यह विजय धन को देने वाला होता है। तो इस प्रकार के 16 आलिंद अलग अलग है। अभी उसको किस तरह से हम निकालेंगे मैं आपको यह दिखाता हूं। जैसे हर दिशा को एक पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको एक मिनट में आपको दिखाने की कोशिश। एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं उसको हम किस तरह से निकालते हैं। तो जैसे हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। मैं आपको ड्राइंग करके दिखाने की कोशिश करता हूं उसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो आलिंदों के अनुसार भी 16 प्रकार के हमारे घर बनते हैं।
कितने आलिंद है उसमें, एक आलिंद है, दो है, तीन है, चार है, तो हम उसे किस तरह से निकालते हैं वो हम देखेंगे। जैसे हमारी चार मुख्य दिशाएं हैं, वो चारों दिशाओं को अंक दिए हुए हैं। ये होगी पूर्व दिशा यानी ईस्ट। यहाँ है वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये चार मुख्य दिशाएं हैं। अभी हम उप दिशाएं भी ले लेते हैं यहाँ। ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान हो, इसलिए मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ यहाँ। हाँ, ये उप दिशाएं हो गई। यह साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट हो गई। यहाँ पे है साउथ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारी मुख्य 8 दिशाएं हैं। अभी यहाँ हर दिशा को एक नंबर दिया, जैसे ईस्ट है, ईस्ट को 1 नंबर दिया है। ईस्ट को 1 नंबर दिया है और साउथ को 2 नंबर। फिर वेस्ट को 4 नंबर और नॉर्थ को 8 नंबर। बराबर। अब इसमें हमें क्या करना है, दिशा के भेद से घर के जितने द्वार आपको बनाने हैं, मानो कि आपको जितने द्वार बनाने हैं घर में, ईस्ट में बनाना हो, वेस्ट में बनाना हो, कभी कहीं कोई कोई घर में 1 द्वार होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, तो उनकी जो दिशाएं हैं उनके नंबर को जोड़ देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यदि आपको ग्रह के यानी आपका भवन है उसके पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, इन तीनों दिशाओं में आलिंद बनाना है, मानो कि आपको पूर्व यानी 1, यानी आपको आलिंद कौन सी दिशा में बनाना है, पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम में। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो पूर्व का तो कितना नंबर है, पूर्व में 1 दिया हुआ है, तो 1 प्लस, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 1 प्लस, और दक्षिण में भी है तो दक्षिण के भी कितने नंबर है, यहाँ 4 नंबर, तो +4, और पश्चिम में भी हमें आलिंद बनाना है, तो प्लस पश्चिम का नंबर कितना है, सॉरी यहाँ दक्षिण का 2 है, दक्षिण 2 है और पश्चिम का 4 है। ठीक है, तो ये तो पूर्व का अंक 1, दक्षिण का 2 और पश्चिम का अंक हो गया 4, इस तीनों को प्लस करना है, तो कितना होगा 7 हो गया। उसमें हमें 1 को ऐड करना है, जितना भी ये दिशाओं का जो प्लस होता है उसमें हम +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, तो कितना हो गया 8 हो गया।
तो 8वां जो है वो सुमुख नाम का है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए 8वां जो है यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए, तो 8 नंबर आ गए, देखिए यहाँ। तो 8 नंबर का कौन सा है, कौन सा प्रकार है 8 नंबर का, सुमुख, आपको दिख रहा है। तो सुमुख कौन सा है, उसे सुवक्त भी कहा गया है, जो भोग प्रदान करता है, वो आपको सारे भोग प्रदान करेगा। तो ये पॉजिटिव है, यानी ये अच्छा है। तो आप ये 3 दिशा में, जैसे पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, 3 दिशा में यदि आप आलिंद बनाना चाहते हो, ओपन स्पेस, या जो भी ऊपर से आप थोड़ा खुला रखना चाहते हैं, हाँ, आलिंद का मतलब तो आप समझ गए ना पहले। तो इस तरह से हमें आलिंद निकालना है। ये दिशाओं का नंबर फिक्स दिए हुए हैं, जैसे ईस्ट में 1, साउथ में 2, वेस्ट में 4, नॉर्थ में 8। अभी साउथ ईस्ट है तो हम क्या करेंगे, 1+2 करेंगे, साउथ ईस्ट है तो 3 हो गए ना वो। ये साउथ ईस्ट मानो दिशा है, साउथ ईस्ट है तो 1+ ईस्ट और साउथ लेंगे हम, तो 1+2 करेंगे, 3 हो गए ना। तो हम 3 लेंगे, जैसे हमने ईस्ट के लिए 1 लिया है, तो मान लो आपको साउथ ईस्ट में आपको आलिंद बनाना है, तो वो ईस्ट का और साउथ का प्लस हो जाएगा, तो वो 3 हो गए ना। तो 3 और उसमें 1 ऐड करना है, फिर 3 + 1 हो गए, तो 4 हो गया। तो 4 नंबर का आलिंद कौन सा है, इस तरह से हम निकालेंगे। 4 नंबर का है वो नंद है, ये देखिए 4 नंबर का ये नंद है, दिख रहा है आपको। तो ये स्त्री एवं धान्य प्राप्त कराने वाला है, तो ये शुभ है। सॉरी, तो ये समझ में आया आपको, किस तरह से हम निकालेंगे। प्लीज अनम्यूट करके बताइए, मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आया है। जी सर। सर इसमें एक कंफ्यूजन है सर, जरा सर। जी बताइए। सर जैसे कि आपने साउथ ईस्ट के लिए आपने बताया 3 कि 1 और 2 जोड़ लिया, ईस्ट का जोड़ लिया और 2 साउथ का जोड़ लिया। जी, मगर अगर ईस्ट और साउथ दोनों तरफ अगर वो आलिंद है, तो ऐसे में भी 3 ही लेंगे। ईस्ट और सॉरी साउथ मतलब कंप्लीट ईस्ट है और कंप्लीट हाँ, साउथ है। हाँ, ईस्ट और साउथ आप 2 ले रहे हो ना, उसमें +1 जी। करना है। और यहाँ नहीं, यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉरी मैं लिखना रह गया, साउथ ईस्ट है तो 1+2 हाँ। किया, 1+2 किया आपने, हाँ तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, ये रह हाँ गया। सर, यही थोड़ा हाँ, ये रह गया। तो हम क्या करेंगे, मान लो साउथ ईस्ट है, यहाँ मैं आपको लिख के बताता हूँ, साउथ जी। ईस्ट, तो साउथ ईस्ट है तो हम क्या करेंगे, ईस्ट और साउथ का जोड़ करेंगे। हाँ, साउथ ईस्ट में लिखता हूं यहाँ, तो 1+2 हो गया ये साउथ ईस्ट का, जी। तो टोटल कितना हुआ, 3। जी। इसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे, तो 1.5 हुआ। हम उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जी। जी। बराबर है। फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, और पॉइंट के आगे का जो नंबर है वो हम लेंगे, बाद का नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये 1.5 हो गया आपका। 3 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1.5 होगा ना। तो 1 ले लेंगे सर। हाँ, तो 1 लेंगे हम, पॉइंट का आगे का लेंगे, और फिर उसमें 1 प्लस कर देंगे इसमें, तो इक्वल टू करके हम 1 लेंगे यहां, उसमें +1 करेंगे, जो भी आता है ना जोड़, उसमें फिर 1 ऐड कर देना है हमें, तो ये 2 हो गया, बराबर है। तो ये 2 हो गया ना। तो 2 नंबर का जो है वो धान्य है, देखिए यहाँ 2 नंबर का जो प्रकार है वो धान्य है। तो ये हमेशा ये पॉजिटिव है, धान्य प्रदान करेगा, आपके घर में अन्न के भंडार फूटेंगे नहीं। आप समझ में आ रहा है जी। जी। उसी तरह मानो नॉर्थ ईस्ट है तो 1+8 करेंगे, ईस्ट और नॉर्थ करेंगे, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। जी। जो भी जोड़ आएगा
उसमें एक ऐड कर देंगे, एक जमा करेंगे उसमें, बराबर है। जैसे 8 और 1 9 हो गया, सर बराबर। एक बार रिपीट कीजिए सर रिपीट कर दीजिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो जी ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ का जोड़ होगा तो 1 + 8 हो गया, जी हाँ 8 हो गया, ठीक है। बराबर। और साथ में आपको वेस्ट में भी बनाना है आलिंद, तो वेस्ट का नंबर कितना है? वो भी 8 है, नहीं 4 है सर, 4 है। 4 है ना, तो उसमें हम 4 जी ज्वाइंट कर देंगे, तो 9 8 और 1 9 था, 9 + 4 13 हो गए। हेलो, सर नहीं समझ में आया सर। नॉर्थ ईस्ट का तो सर हो गया 8 हो नहीं गया, नहीं, 9 ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट का हो गया ना ये, बराबर है। 9 तो 8 और और 1 एक 9, 4 वेस्ट का हो गया। ये 9 हो गया। आपको नॉर्थ ईस्ट में भी आलिंद बनाना है और वेस्ट में भी बनाना है मानो, जी तो हमने नॉर्थ ईस्ट का निकाल लिया, 8 + 1 9, बराबर है। प्लस उसमें हम करेंगे 4, तो 9 4 और 13 9 हो गया, 13 हो गया। उसमें एक प्लस कर देंगे इसको, 14। हाँ सॉरी, इसको पहले हमने डिवाइड कर दिया 2 से, 8 और 1 9 हुआ, तो 4.5 हो गया ना, 4.5 यानी 4 ले लिया आपने, बराबर है। नहीं 6.5 हो जाएगा ना सर। नहीं, इसको ये 8 + 1, हमें नॉर्थ ईस्ट लेना है ना, तो 8 + 1 हाँ 9 होगा, तो उसको डिवाइडेड बाय हाँ 2 9। करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 अच्छा अच्छा करेंगे अच्छा, पहले। सबका अलग अलग कर। हाँ जी, तो हाँ नॉर्थ ईस्ट का हाँ आ गया कितना, 4.5 यानी 4 हो गया। हाँ और ये नॉर्थ ईस्ट का 4 हुआ, प्लस हमें वेस्ट में भी करना है आलिंद, तो उसका भी 4 जोड़ हाँ, देंगे हम। तो 4 + 4 8 हो गया। हाँ, उसमें फिर अब 1 ऐड एक करेंगे। और एक और जोड़ देंगे 9। जी, जितनी दिशाएं हैं, मानो कि 1 2 3 जितनी दिशाएं आप ले रहे हो, उसका पहले टोटल जी कीजिए, उस टोटल में आपको एक ऐड करना है हमेशा, अच्छा सर, हेलो ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। हेलो हाँ सर, अब समझ में आ गया सर। हाँ जी, किसका प्रश्न है भाई? हाँ जी सर, मुझे अमल बोल रहा हूँ सर। हाँ, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट अगर लेना है तो इसका कैलकुलेशन कैसा होगा सर? अभी नॉर्थ ईस्ट को आपको लेना है, बराबर है। हाँ, तो और साउथ वेस्ट को भी लेना है। हाँ, साउथ वेस्ट को भी आपको लेना है, तो नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से लोगे? ईस्ट और नॉर्थ का ज्वाइंट करोगे आप, ओके। बराबर है। तो 1 + 8 किया आपने, हाँ, 1, राइट। हाँ 1 + 8 किया। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है स्क्रीन पे अवेलेबल, स्क्रीन दिख रही है आपको? ये जी मैं सर प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो 1 + 8 किया आपने, तो वो 9 हो गए, ठीक है। 1 + 8 9 हो गए, तो उसको हमें डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। ये बीच जो उप दिशाएं है ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो दोनों मुख्य दिशा को प्लस करना है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है तो ईस्ट और नॉर्थ का ज्वाइंट होगा वहां, 1 + 8, उसके हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 4.5 हो गया, जी सर। बराबर है। जैसे हमने यहाँ देखिए साउथ ईस्ट का किया हुआ है ना, साउथ ईस्ट, उसी तरह हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट का करेंगे। 1, ये देखिए 1 + 8, तो 1 + 8 कितना हुआ, 9, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, तो ओके 4.5 हो गया। तो 4.5 प्लस हमें साउथ वेस्ट में भी करना है, तो मैं आपको साउथ वेस्ट का भी करके दिखा रहा हूँ। साउथ का कितना है, 2 पॉइंट है, और वेस्ट का 4 है, तो मैं आपको दिखाता हूँ साउथ वेस्ट। यहाँ जैसे हमने साउथ ईस्ट किया है ना, वहां मैं आपको साउथ वेस्ट का भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ। अभी साउथ वेस्ट का है, तो साउथ के 2 है और वेस्ट के 4 है, तो वो 2 + 4 हो गए, 2 + 4, बराबर। इतना समझ में आया? जी सर। तो कितने हो गए, 6 = 6। अभी इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया, 3 हो गया,
हेलो, समझ में आया? जी सर, समझ आया। तो ये जो आया जोड़, अभी आपको मान लो कि साउथ वेस्ट में करना है तो 3 हो गया साउथ वेस्ट का, और नॉर्थ ईस्ट का कितना था? 4 + 5 था। 5। हाँ नॉर्थ, तो हमें क्या करना है, 3 + 4.5 के बदले में 4 लेना है, पॉइंट के आगे का लेना है। तो कितना हो गया? 7 हो गया ये। उसमें एक ऐड करना है हमेशा, जो भी दोनों जितनी दिशाएं हैं उसका आपने प्लस किया, नॉर्थ ईस्ट का साउथ वेस्ट का प्लस किया, उसमें एक ऐड करना है, तो 8 आ गया। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? समझ में आया जी। अमोल? हाँ, जी सर। जी सर, आया सर। मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार। यहाँ देखिए, आपने नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में आलिंद बनाना है आपको, मान लो 2 दिशा में, ठीक है? तो नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से निकालोगे? 1 + 8 / 2 करना है। हाँ, तो ये दोनों का प्लस किया आपने, 9 आया, /2 किया यानी 4.5। तो पॉइंट के आगे का हमें नहीं लेना, आगे का लेना है हमें, तो इसका हम 4 पकड़ेंगे। तो फिर हमें साउथ वेस्ट का लेना है, तो साउथ वेस्ट यानी साउथ प्लस वेस्ट, तो 2 + 4 6 हो गए। उसको मैं 2 से डिवाइडेड किया, तो ये 3 आ गए उसके साउथ वेस्ट के, और इसके नॉर्थ ईस्ट के 4 आ गए। तो दोनों को प्लस किया तो 7 हो गए, उसमें हमने एक ऐड कर दिया तो ये 8 आ गए। तो ये 8 प्रकार का आलिंद हो गया। तो 8वां कौन सा है? सुमुख। ये देखिए, विजिबल है आपको, दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। तो उसे जो आपको वो पॉजिटिव है यानी अच्छा है, वो आपको हर प्रकार के सुख यानी भोग देगा, आपको सुख देगा। तो इस तरह से हम आय निकालेंगे, यानी सॉरी आलिंद निकालेंगे। जो भी दिशा में आपको आलिंद निकालना है उसका मेजरमेंट माप यहाँ दिया है। ईस्ट में 8, उसको अंक दिए हुए हैं, ईस्ट को 8, साउथ को 2, वेस्ट में 4, नॉर्थ को 8। अभी उप दिशाएं हैं, उसको प्लस किया 2 मुख्य दिशाओं को, और we left at about 1:05. प्लीज 10-15 मिनट में हम पहुंच चुके थे. I was there. प्लीज म्यूट कीजिए, 10 मिनट पहले था मैं इधर. प्लीज म्यूट कीजिए। तो ये उप दिशाएं जो है, 2 मुख्य दिशाओं को जोड़ना है, /2 करना है, ठीक है? और जो जो दिशा में आपको आलिंद बनाना है उतनी दिशा का टोटल करके उसमें एक ऐड करना है आपको। क्लियर? समझ में आ गया अभी ये? जी सर। आगे बढ़े। सॉरी, अभी मान लो आपने कोई मकान बनाया है, वास्तु के अनुरूप बनाया है आपने जो मकान, मगर उसमें जो आपने आलिंद रखे हुए यानी आगे पीछे जो भी स्पेस रखा हुआ है, जो हमने अभी देखा, इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हो, और उसमें मान लो कि 13 नंबर आता है, मान के चले हैं हम कि उसमें 13 नंबर आया, 13 नंबर का आय आया, तो 13 नंबर के आय से क्या होता है? ये देखिए, ये तो वो क्षय नाम का है 13 नंबर। तो इसमें रहने से धन की तो हानि होती है, पशु हानि भी होती है। पहले के जमाने में पशु भी रखते थे ना, अब तो बोले ना हो, मगर धन की हानि है। धन के साथ साथ गाड़ियों का सुख है, वो भी ना मिले। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप वास्तु कहीं करते हो या सीखते हो तो इसका ये बेस है, ये समझना बहुत जरूरी है। आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, प्लॉट ले लिया, ऊपर वास्तु के अनुरूप आपने अच्छी तरह से मकान भी बनवा लिया, आप खुद वास्तु जानते हो या किसी जानकार वास्तु शास्त्री से आपने पूरा डिजाइन एज पर वास्तु बनाया, मगर यहाँ आलिंदों का आपने विचार न किया और इस हिसाब से आपने आलिंद फिर निकाली और वो 13 नंबर आई, तो वहां आपको धन धान्य का नुकसान होते रहेगा। फिर चाहे आप
वास्तु के हिसाब से अकॉर्डिंग आप कितना भी अच्छा मकान बनाए, उसमें कितनी भी रेमेडी लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो दिक्कत आपको आ रही है लॉस की, तकलीफ की, वो आती रहेगी, क्योंकि रूट में ही प्रॉब्लम है, यहीं पर प्रॉब्लम है। वो आजकल कोई देखता नहीं है। आप में से कितने लोग वास्तुशास्त्री हैं? आप में से कितने लोग वास्तु एक्सपर्ट हैं या वास्तु का कंसल्टेंसी करते हैं? सर मैं नहीं सर पता हम भी था। करते हैं सर। पूजा जी, अजय जी, आप भी करते हो, बराबर है। केवल जी, आप भी करते हो, रामाकृष्ण जी भी करते हैं। तो आपने कभी इन चीजों को ध्यान दिया है, या जहां जहां कहीं आपने ये सीखा हुआ है तो यहाँ आपको कहीं बताया हुआ है? इस तरह से हम आलिंद को भी देखना पड़ेगा, हमें आय ऋण को भी देखना है, आलिंद को भी देखना है। आलिंद यानी खुली जगह जिसे हम कहते हैं। अब आलिंद का मतलब तो आप समझ गए होंगे सब। तो ये कैलकुलेशन करना भी बहुत जरूरी है। सर हेलो। हाँ जी, अगर वो फ्लैट में सर जो डक बोलते हैं हम, जो स्पेस रहती है, उसको भी आलिंद बोल सकते हैं क्या सर हम? नहीं, जो आपके अंडर है, कॉमन है वो ओके। नहीं, जो आपके अंडर है और जो ओपन स्पेस है, जैसे बालकनी है। अब बालकनी को आपने कवर कर हाँ। दिया तो वो आलिंद नहीं है। ओके। आपने उसको स्लाइडिंग या कवर कर दिया तो वो आलिंद नहीं है। फिर आप उसको बंदी रखते हो या किसी भी तरह से आपने कवर कर दिया, कर्टेन लगा दिया, तो वो आलिंद नहीं है। खुली जगह कहने का अर्थ क्या होता है? जो पहले हम फ्लैट में तो काफी कम जगह ऐसी मिलती है, फिर भी जैसे बंगलोज होते हैं या गाँव में आप आज भी देखिए आजू बाजू खुली जगह रहती है, या बंगलोज वगैरह बनाते हैं, आज भी सिटी में भी बनाते हैं। तो ये आपको, आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। एज ए वास्तु कंसल्टेंट आपको ये समझ में आना चाहिए, ये सब बेसिक है। कंस्ट्रक्शन का जो आपने जो डिजाइन बनाई है, का नॉर्थ में मंदिर होना चाहिए या किचन होना चाहिए, ये तो 2 नंबर का स्टेप है। पहले हमें ये देखना है, पहले आय व्यय भी निकालना है, ऋण भी निकालना है, साथ साथ में फिर ये भी देखना है कि आलिंद जो है हमें किस प्रकार से बना के देना है। वो कितने दरवाजे चाहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 3 दरवाजे मानो बना लिए तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा वो तो निकालोगे ना, रूफ तो निकालोगे थोड़ा। उसे भी कहीं कुछ लोग आलिंद का दर्जा देते हैं, या थोड़ा ज्यादा निकला हुआ है आगे वो भी आलिंद हो जाता है। या खुला स्पेस है आपके पास बाहर थोड़ा, वो भी आलिंद कहा जाता है। जैसे चबूतरा, जैसे आपने बताया चबूतरा है, खुली जगह है, वो भी आलिंद कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है बात आपको। जी अजय जी। सर ये कह रहे थे कि सर जो अगर जैसे सपोज एक घर में एक बालकनी है, जी तो बालकनी के ऊपर आमतौर पर एक शेड होता है जो जिससे कि सीधे पानी ना आए वहां पे या जी रोशनी ना आए, जी। तो वो आलिंद की कैटेगरी में तो नहीं आएगी फिर, क्योंकि वो ओपन टू स्काई नहीं हुई। नहीं, ओपन यानी वो, एक मिनट, वो कवर नहीं होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए बालकनी। जैसे आप कई लोग स्लाइडिंग लगा के पैक कर देते हैं या कर्टेन लगा देते हैं बालकनी को, वो आलिंद में नहीं गिना जाएगा। अच्छा। आपको सर कैसे जनरली गांव में जो रहते हैं उनके वहां पे बातें करने के लिए शाम के टाइम में वो चबूतरे टाइप का बनाते हैं, जी, ओटला बोलते हैं सर, उसको हाँ भी जी, हम आलिंद में ही हाँ, उसे भी हम आलिंद गिनेंगे। जो बाहर खुला है, थोड़ा वो निकला हुआ भी है बाहर से, जैसे पानी ना आए, धूप ना आए, इस तरह से। और खुली जगह भी है, भले वो उसको निकाला नहीं है, ऊपर से स्लैब भी नहीं है, आगे खुला है। हाँ, जैसे चबूतरा है, जैसे बैठते हम लोग बाहर आजू बाजू में। और आजकल तो फ्लैट में भी देखिए कुछ जगह पे गार्डनिंग भी करते हैं बाहर खुली बालकनी में भी, तो वो भी आलिंद में गिना जाएगा। कई बड़े फ्लैट, लग्जरियस फ्लैट में होता है ऐसा, डुप्लेक्स में है या इस तरह से। तो आगे देखिए कोई कोई बालकनी में खुला रहता है और वहाँ गार्डनिंग की होती है, तो उसके भी हम आलिंद गिनेंगे। हाँ, एकदम बालकनी को आपने कवर कर दिया है, वो आलिंद में नहीं आएगा फिर। ठीक है सर वो वास्तु का हिस्सा हो जाएगा अगर कवर कर देंगे तो। हाँ, वास्तु का हिस्सा तो ये भी है, मगर इसके अपने अपने रिजल्ट अलग है। वो फिर एक कवर हो गया, वो रूम बन गया। फिर आप उसको स्टोर यूज करते हो या वॉशिंग एरिया यूज करते हो, वो अलग बात है। कई कई लोग क्या हाँ, करते हैं, उसको
हाँ बालकनी को पैक करके वॉशिंग एरिया भी बना देते हैं वहां हाँ वो तो अक्सर अक्सर यही देखने को मिलता है। हाँ जी, तो वो एक वॉशिंग एरिया हो जाता है वहां पे। आपने वो पानी वानी का नल बल लगा दिया, वॉशिंग मशीन वहां लगा दिया, तो जगह कम होने की वजह से वो बालकनी को कवर करके वॉशिंग एरिया भी बना देते हैं, तो उसको हम आलिंद नहीं कहेंगे, वो कवर हो गया वहां। वो अभी सर कमर्शियल एरिया, कुछ लोग अगर कोई बैंक रहेगा या हॉस्पिटल रहेगा, कमर्शियल एरिया रहता है, उसमें सर देखते हैं ज्यादा करके बीच में स्क्वायर रहता है, ऊपर से कवर रहता है, कभी कभी खुला भी रहता है, तो बीच में मतलब ये करते हैं, क्या बोलते हैं, गार्डन नहीं तो बैठने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, तो जी। उसके हम कह सकते हैं क्या? हाँ उसको भी आलिंद करके गिनोगे आप, वो भी आलिंद है। ओके। चाहे ये जो फंडामेंटल है, या ये आप रेसिडेंस में और कॉमर्शियल में भी उसको आप यूज कर सकते हो। ये जो है वो आप फंडा वो कॉमर्शियल में भी आप इसको यूज कर सकते हो, उसको लगा। अभी गांव पे ना सर, गांव पे बहुत सारे मैंने ऐसे मतलब घर देखे हैं कि वो सूर्य प्रकाश आने के लिए ना वो क्या करते हैं, छत को ऐसा थोड़ा सा ग्लास टाइप बना देते हाँ जी, हैं स्क्वायर में, तो ये वो कैलकुलेट होगा क्या सर? नहीं वो बीच में है, यानी चारों ओर कवर है तो नहीं होगा। हाँ ओके। देखिए कहीं कहीं मकान आपने देखे होंगे, उसके तीन तीन दरवाजे हैं, तीन साइड में, आगे पीछे या लेफ्ट में कहीं है। गांव में ऐसा ज्यादा रहता है, दो तीन दरवाजे अलग अलग जी। रहते हैं। तो जितने जो दिशा में दरवाजे हैं ना, जो दिशा में, उसे आप कैलकुलेट कीजिए। जैसे पूर्व और पश्चिम में दरवाजा है, तो 1 और 4 बराबर है, 5 हो गया, उसमें +1 ऐड कीजिए आप, तो 6 हो गया। तो ये 6 नंबर का आलिंद, इससे भी आप दरवाजे के हिसाब से भी आप देखना है आपको यहाँ पे। सर ओके। एक चीज पूछना है जी कि जो घर के मध्य में जो आंगन होता है, क्या जी, वो भी आलिंद की श्रेणी में आएगा? हाँ जरूर आएगा। जैसे बीच में पहले ऐसे ही घर बनते थे, खुला रहता था हाँ, बीच में, तो वो आलिंद में आएगा। मगर उसे आप उसका उसके आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हाँ उसका कैलकुलेशन आपको इस तरह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो आपका मकान है, जो भी, उसके चारों ओर बाहर की साइड, जो बाहर की साइड जो आलिंद है उसे हम गिनेंगे। अच्छा। बराबर है, और उसके दरवाजे भी मोस्टली बाहर की ओर ही खुलते हैं। जितने में आलिंद होंगे ना, आप देखोगे, पूर्व में आलिंद है मानो तो पूर्व में भी दरवाजा होगा, पश्चिम में आलिंद है तो पश्चिम में भी एक दरवाजा होगा, उत्तर में आलिंद है होगा सर। तो उत्तर में भी आलिंद दरवाजा होगा। तो जो दिशा में दरवाजे हैं ना, उसे भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर भले ऊपर कुछ खुला है नहीं है, आगे खुली जगह थोड़ी सी है, कम है ज्यादा है, मगर जितने दिशा में दरवाजे हैं, मान लो पूर्व पश्चिम में है और उत्तर में भी है, तो आप क्या करोगे, 1+4 पूर्व पश्चिम, यानी 1+4 हो गया, उत्तर 8, तो 12 हो गए। 12 हो गया, नहीं बराबर 13 हो गया सर। 13 हो गए, 13 में 1 जोड़ दिया आपने, 14 हो गए। हाँ बराबर है, तो 14 नंबर का हमें देखना है कि 14 नंबर का आय कौन सा है। तो 14 नंबर का है आक्रंद है, तो इसमें रहने वाला सदाई लड़ाई झगड़े होते रहेंगे घर में। अच्छा। तो हमें उसे क्या सुझाव देना, भाई एक दरवाजा बंद कर दो कोई भी। अच्छा उसका सर, मतलब ये, हाँ ये मतलब ये इसका उपाय है। ये उपाय है। कौन सा बंद करना है, तो वो आप देखिए प्लस करके, उत्तर का बंद करना है, पूर्व का बंद करना है, कौन सा जोड़ बैठ रहा है। अभी 13 आ गया मानो, हाँ, तो उसमें जगह 14 आ गया, सॉरी, तो उसमें एक कम किया तो 13 आ गया। तो 13 हम जो मान लो हम पूर्व बंद करते हैं तो एक ही कम होगा ना, हाँ तो ठीक बात है। हाँ, तो वो क्षय हो गया, तो उससे भी वो उससे शुभ हो गया वो। हाँ नहीं, 13 आया तो भी शुभ नहीं है, तो हम क्या कहें, मानो कि पश्चिम का हमने बंद किया तो 4 कम हो गए, तो 14 में से 4 गए तो 10 बचा। तो 10 कौन सा है, उग्र है, तो ये सर्व प्रकार के दुख देगा, वो भी शुभ नहीं वो है। भी शुभ नहीं है। तो हम देखेंगे फिर 8 को हम बंद करते हैं, तो 14 में से 8 वाला उत्तर दिशा कम हो गई, तो 6 बच गए। तो ये 6, 14 में से 8 निकल गए तो 6 बच गए, 6 हो गया कांत, कांत हो गया, ये कांत नामक आलिंद हो गया। तो वो शुभ हो गया। वो शुभ है, पुत्र पौत्रादि को आपको यश दिलाएगा, यानी आपका वंश आगे बढ़ाएगा, तो ये शुभ है। तो हम उसको कहेंगे भाई आप उत्तर का बंद कर दो, ये 2 चालू रखो। समझे, क्लियर? ठीक है सर, समझ इस तरह से हमें उसको बताना है पहले। आप देखिए कहीं की जगह पे आप जाओगे वास्तु करने के लिए, तो हाँ। ये कोई देखता नहीं है, वो कहेगा भाई मुझे तो बहुत सारी तकलीफें हैं, पैसा बचता ही नहीं है, कहाँ जा रहा है पता नहीं।
जब से मैं इस घर में रहने आया हूँ पता नहीं पैसा बचता ही नहीं है। ऐसा होता है ना, आप देखते हो। हाँ हाँ सर, होता है। हाँ, और आप देखते हो बाकी कुछ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तो सब कुछ बराबर है, साउथ ईस्ट भी बैलेंस है, ये बैलेंस है, वो सब ठीक है, ग्रह भी ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? मगर यहाँ कोई देखता नहीं है, और ना किसी के दिमाग में ये बात भी आती है। बड़े से बड़े वास्तुशास्त्री भी जो 10-10, 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो भी इसको नहीं देखते हैं साहब। मुझे आप बताइए ईमानदारी से, कोई देखता है इसे? नहीं सर, इतना लोग पूछते भी नहीं है ना, इतना पे जाना चाहते हैं कोई। हाँ, नहीं वो पूछे ना पूछे, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। मगर हमारा काम है, ऐसे वास्तुशास्त्री हमारा काम है भाई, आपकी इनकम में दिक्कतें आ रही, यानी आपका पैसा आ रहा है, बच नहीं रहा है, खर्चा हो रहा है, या आपके घर में बहुत सारे रोज रोज झगड़े हो रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? सब कुछ उपाय कर लिए हैं, तो हमारा काम है ये देखना कि भाई ये झगड़े घर में हो रहे हैं, कहीं आलिंद का तो प्रॉब्लम नहीं है इनको। तो हम देखेंगे कि भाई 14 नंबर का आलिंद आ रहा है, तो झगड़े का कारण तो यही है भाई, आप उत्तर का आलिंद दरवाजा बंद कर दो, बात खत्म, और उसको रेमेडी हो गई। तो ये हमारा काम है यहाँ। क्लियर? समझ में आ गया? ये मैं समझता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आलिंद वाला। जी सर। क्लियर? जी। तो मैं आपको उसके आगे जो हमने 16 दिशाओं में जो मकान का वो बताया था ना मैंने आपको, कहाँ का क्या क्या होना चाहिए, वो एक मैप आपको मैं जरा स्क्रीन पे दिखाऊंगा, शक्ति चक्र को, उसको मेल करके आप जरा देख लीजिए, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा वो। जैसे हमने बताया था कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, अग्नि में रसोई, दक्षिण में बेडरूम। स्क्रीन विजिबल है आपको? जी है सर। हाँ जी सर, दिख रहे तो इस तरह से हम डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये पूर्व है, तो पूर्व में आपने बाथरूम बना लिया, ये देखिए, ये आज का शक्ति चक्र है, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट में आप बना सकते हो स्नानागृह यानी बाथरूम। फिर ये हो गया ईएसी हो गया, यहाँ देखिए ईस्ट के बाद ईएसी है ना, ईएसी, ये ईएसी है, यहीं से देखिए सब कुछ यहीं से लिया हुआ है और कुछ नहीं है। ये जो है ना, इसको मॉडर्न रूप में ये बताया हुआ है यहाँ पे, ये समझ रहे हैं आप? ये ईएसी, तो यानी क्या लिखा है? दही मंथन ग्रह, दिख रहा है आपको? तो दही का जब मंथन होता है ये यहाँ होता था, ये शास्त्रों में दिया हुआ है, इसी को हमने यहाँ चर्निंग का जोन बताया है, मॉडर्न रूप दिया हुआ है, यहाँ देखिए, समझ में आ रहा है? फिर ये अग्नि, साउथ ईस्ट, पाकशाला यानी रसोई, तो हम साउथ ईस्ट में हम किचन को बोलते हैं ना, किचन बनाना है, तो यहाँ देखिए पाकशाला। फिर गुरुत भंडार यानी घी को रखने का स्टोरेज, साउथ ईस्ट, ये देखिए साउथ ईस्ट यहाँ ये। फिर शयन कक्ष साउथ, यहाँ बेडरूम बनाना है आपको, ये साउथ है। तो ये इसी में से आपको ये बनाया, शक्ति चक्र बनाया हुआ है, समझ रहे हैं आप? ये देखिए ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो गया। इसी तो ये रति ग्रह यानी ये नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का जोन, रति ग्रह यानी आप बेडरूम भी बना सकते हो, अट्रैक्शन का जोन रति ग्रह, ये देखिए यहाँ, तो यहाँ हमने उसको नाम दिया है नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का जोन, जो ऑलरेडी पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ है। वायव्य में धान्य ग्रह स्टोर आप कर सकते हो, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ अनाज का स्टोर कर सकते हो आप। कोप भवन, रुदन ग्रह जिसे कहते हैं, ये देखिए यहाँ, ये नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर? समझ में आ रहा है ये? फिर ये पश्चिम है, भोजन ग्रह, डाइनिंग टेबल आप यहाँ बना सकते हो, किचन भी बना सकते हो। सबसे स्वादिष्ट भोजन आपको खाना है तो आप वेस्ट में किचन बनाइए, उसका टेस्ट देखिए फिर किस तरह से होता है। जो अच्छी रेस्टोरेंट या होटल होती है उसका किचन हमेशा वेस्ट में होता है, ये आप मार्क कीजिएगा। हाँ, तो ये इसी तरह से ये देखिए, ये सब इसी में दिया है। ये नॉर्थ वेस्ट यानी शस्त्र ग्रह, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट है, ये शस्त्र ग्रह है, नैऋत्य यानी आपके हथियार आप रख सकते हो यहाँ। हाँ, पहले शिकारी हुआ करते थे तो वो अपने हथियार यहाँ रखते थे, लोहार है तो वहाँ अपना हथियार रखेगा वो। हाँ, आप वास्तुशास्त्री हैं तो आपके हथियार आप यहाँ रख सकते हो इस रूम में। हाँ, इसी तरह से ये
सब बनाया इसी तरह से बनाया हुआ है। ये देखिए ये ब्रह्मा जी है, हाँ ये आयरमा है, विवस्वान, इस तरह से ये यहाँ दिया हुआ है पूरा। ये देखिए मित्र, भूधर, नॉर्थ में भूधर है यहाँ ये। तो इस तरह से रूमों की यह रचना की हुई है 16 जोन में। तो ये क्लियर हुआ आपको? मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो अब हम देखेंगे भवन की लंबाई और ऊंचाई का क्या कथन है, शास्त्र में क्या कहा गया है कि जो ग्रह होता है उसकी चौड़ाई या लंबाई किस तरह से होनी चाहिए। तो ग्रह की जितनी चौड़ाई है उतनी ही उसकी ऊंचाई शुभ होती है। मान लो 20 फुट की चौड़ाई है घर की, तो उसकी हाइट भी 20 फुट हो, वो शुभ मानी जाती है। विस्तार से यानी चौड़ाई से द्विगुणित ऊंचाई वाला ग्रह सुखशाल कहलाया गया है। यानी जितनी चौड़ाई है उससे डबल मल्टीप्लाई, यानी 2 यानी डबल, 20 फुट का है तो 40 फुट तक ऊंचाई वाला ग्रह जो है उसे सुखशाल कहा गया है। हाँ, और 4 साला यानी 4 मंजिला और 10 मंजिला तक भी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर रखनी चाहिए, यानी उसकी चौड़ाई के हिसाब से उसको रखना चाहिए। 1 साल जो गृह है यानी 1 मंजिला जो मकान है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी हो तहां तक ठीक है। यानी 1 मंजिला मकान जो है आपका, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी हो तब तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है मकान बनाते समय कि किसी भी मकान की जो हाइट है उसकी लंबाई से दुगुनी से ज्यादा ना हो। अभी हम यहाँ चौखट का प्रमाण देखेंगे। चौखट यानी जो हमारी मेन द्वार जो होता है, जो हाइट है वो लंबाई से दूनी नहीं हो कि चौड़ाई से दूनी ना हो। जी जो हाइट है वो लंबाई से दूना नहीं कि चौड़ाई से दूना नहीं। ग्रह की जितनी चौड़ाई हो उतनी ही ऊंचाई शुभ होती है, ये एक जनरल नियम है। जितनी चौड़ाई हो यानी विस्तार जितना हो उतनी ही ऊंचाई शुभ होती है, बराबर है। और 1 साला मंजिल में यानी 1 मंजिल जो है उसकी लंबाई, 1 साला एक फ्लोर जो है आपका, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी हो तब तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। उसकी अच्छा, समझ में आया? 1 माल का मकान जो है, 1 फ्लोर का, 1 मंजिला जिसे हम कहते हैं, उसकी लंबाई यदि उसकी चौड़ाई से दुगनी हो तब तक ठीक है। यानी 20 फुट चौड़ी इमारत है तो 40 फुट तक लंबाई ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। समझ में आया? अच्छा। हाँ, तो जैसा हम प्लॉट लेते हैं ना जनरली कि भाई जितना प्लॉट है उससे डबल तक ठीक है, उससे ज्यादा प्लॉट भी लंबा हो तो वो अच्छा नहीं है। रेक्टेंगल प्लॉट ठीक है, मगर 30 बाय 60 है तो ठीक है, 30 बाय 80 हो गया तो वो फिर रेक्टेंगल नहीं, वो फिर नुकसानदायक हो जाता है, वो शुभ नहीं है। तो जितनी चौड़ाई है उससे डबल तक प्लॉट और कंस्ट्रक्शन ठीक है। क्लियर? समझ में? प्रश्न है कि सर चौड़ाई जितनी है अगर जी, मान लो चौड़ाई 30 फुट है, मान लो चौड़ाई 30 फुट है प्लॉट की या मकान की, तो 60 फुट तक शुभ है। उसके बाद 70 भी हो गया,
या 65 भी हो गया तो वो फिर अशुभ है। तो 60 फीट चौड़ाई है अगर, तो हाइट अधिकतम 100 फीट 120 फीट तक जा सकती है। जी 120 तक तो शुभ उससे है। उसे ज्यादा लिया आपने, कम ठीक है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हुआ, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा हुआ तो वो नुकसानदायक है। यही प्रश्न था कि अगर कम है तो क्या होगा? कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, ठीक है। ठीक है। अब हम चौखट की बात करेंगे, जो हमारे मेन एंट्रेंस जो है, जो मेन चौखट है। तो द्वार की ऊंचाई जितने हाथ हो, ये थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, फिर आपको उसमें पीडीएफ भेज दूंगा, आप थोड़ा स्टडी कर लेना इसको। हाँ, तो जितनी द्वार की ऊंचाई है, द्वार की जितनी ऊंचाई हो, चौखट में उतने अंगुल की चौखट के बाजुओं की मोटाई होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? मान लो 7 फुट की ऊंचाई है चौखट की, हम मान के चलते हैं, तो द्वार की ऊंचाई जितने हाथ हो, हाथ यानी आपकी कोहनी से लेके बड़ी उंगली है, उसको आप सीधा रखोगे तो एक हाथ बनेगा। देखिए, उसको एक हाथ माना गया है। जितनी ऊंचाई, जितने हाथ की चौखट हो, उतने ही उंगुल की चौखट की बाजू जो होती है, फ्रेम जो होती है, उसकी मोटाई होनी चाहिए। ये मोटा मोटा नियम है। उसमें आप 12 अंगुल को अधिक जोड़ के, उसमें आप जो मोटाई आई ना साइड में, उसमें 12 अंगुल आपको ऐड करना है। तो नीचे की जो दहलीज होती है, मोटाई जो नीचे जमीन पे लगती है दहलीज, उसकी मोटाई उतनी होनी चाहिए। समझ में आया ये? सर 12 अंगुल ऐड करना है। हाँ, उसको 12 उंगली ऐड करना है। तो उतनी मोटाई नीचे जो फ्रेम होती है ना, नीचे वाले जो, जिसे हम दहलीज करते हैं, वो उतनी बड़ी होनी चाहिए। बराबर है? तो द्वार की ऊंचाई को 7 गुना करके, द्वार की ऊंचाई है, आप समझ लेना, इसको समझिएगा जरूर आराम से। द्वार की जो ऊंचाई है, ठीक है, मैं उसको इस तरह से नहीं, आप इस तरह से नहीं समझ में आएगा, मैं आपको अलग तरह से समझाता हूं। वो यदि उसको कोई फोटोग्राफ मेरे पास है तो मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से उसे समझ में आए। दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, शायद मेरे पास हो तो, क्योंकि अभी लैपटॉप में मेरा वायरस का प्रॉब्लम हो गया था ना, शायद मिलेगा तो ठीक है। तो शायद नहीं है। ठीक है, वो नहीं मिल रहा है वो। तो यहाँ आपको क्या करना है, द्वार की जो ऊंचाई होती है ना, उसको 7 गुना करना है, यानी मल्टीप्लाई 7 करना है, जो भी ऊंचाई है। फिर उसको
80 से भाग दें, उसको मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। द्वार की जितनी ऊंचाई है उसको मल्टीप्लाई 7 करना है, गुणा 7 करना है, फिर जो भी आया उसको 80 से यानी 80 से 80 से भाग देना है, फिर जो भी लब्धि यानी जो शेष बचता है, जो भी शेष बचे उतनी मोटी उदुम्बर यानी ऊपर का सिरा बनाया। तो वो फ्रेम जो ऊपर की, हमने नीचे का तो देख लिया, आपने 12 उंगल जोड़ के नीचे की फ्रेम बना दी आपने, जिसे हम दहलीज कहते हैं। तो दहलीज के ऊपर भी तो आड़ा होगा ना, ऊपर जो फ्रेम वाला ऊपर जो है चौखट के ऊपर, तो उसको क्या करेंगे आप, जितनी ऊंचाई है दरवाजे की उसको मल्टीप्लाई 7 करोगे, जो भी आएगा उसको 80 से भाग दोगे आप, फिर जो लब्धि बचेगी यानी जो शेष बचा उतनी मोटाई आप ऊपर रखोगे। बराबर है? सर ये ऊपर रखने का समझ में नहीं आया कि ऊपर ये- क्या मतलब है? सर समझ में नहीं आया सर, आप कुछ एग्जांपल के साथ समझेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा सर। आपके फ्रेम और है, सर क्यों फ्रेम है तो फ्रेम की चारों है ना, दो ऊपर दो साइड में है हाइट में, और ऊपर एक है और एक नीचे है। नीचे वाले को जो चौखट के नीचे जो है उसे हम दहलीज कहेंगे। चौखट है ना, चौखट यानी फ्रेम हो गया ना, 4 फ्रेम, 2 साइड वाली ऊपर और नीचे, चौखट आप किसे कहोगे? एक मिनट में दिखा दूं। चौखट समझ में आया आप आपको? ऊपर की बात कर रहे हैं, साइड वाली बात नहीं कर रहे हैं। नहीं साइड वाली सर सिर्फ नीचे वाले ना सर चौखट, या आप जो डोर फ्रेम जो चारों तरफ है आप उसको बता रहे हैं? डोर फ्रेम होगी, 2 ऊपर 2 साइड में है और एक ऊपर है एक नीचे है, 4 फ्रेम हो गई। अच्छा, बराबर है? हाँ टोटल डोर फ्रेम ठीक है। हाँ, मैं आपको एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, मिल जाए तो 4 फ्रेम हो गए ना, तो नीचे वाली जो हो गई एकदम नीचे जमीन पे लगी हुई है उसे हम दहलीज कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? इतना तो समझ में आया ना आपको? आपको फ्रेम है, फ्रेम में जो नीचे जो जमीन में लगेगा जो आड़े वाली दहलीज जिसे हम कहते हैं, वो तो समझ में आएगा ना, उसको दहलीज कहेंगे हम। नीचे जो है फ्रेम है उसकी मोटाई हमने देख ली, जितनी ऊंचाई है। एक मिनट मैं फ्रेम आपको चौखट ही दिखाता हूं, फ्रेम ही। तो नीचे वाली जो है चौखट में उसे हम आलिंद कहेंगे। ठीक है, उसकी मोटाई हमने देख ली, सॉरी उसे हमने ये चौखट में आपको दिखा रहा हूं, एक मिनट। तो ये नीचे जो होती है ना उसे हम दहलीज कहते हैं। एक मिनट मैं आपको कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। प्रॉपर तो नहीं मिल पाएगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। स्क्रीन विजिबल है, देखिए आप जरा। हाँ जी सर। हाँ, ये हो गई जी। चौखट, ये हो गई चौखट जिसकी चारों दिशाओं में है। 2 ये खड़े हैं साइड वाले, ये और ये नीचे हैं जिसे दहलीज कहते हैं हम, ये बराबर है। ये दहलीज है। अब ये ऊपर वाले जो है उसकी बात मैं कर रहा था, ऊपर जो है ना ये, तो पहले देखिए, पहले मैं फिर से आता हूं उस पर। द्वार की जितनी ऊंचाई हो, बराबर है, द्वार की जितने हाथ ऊंचाई हो, पहले हाथों से माप हुआ करता था, बराबर है। तो द्वार की जितनी ऊंचाई हो यानी हाइट हो चौखट में, उतने ही अंगुल की चौखट में बाजुओं की मोटाई होनी चाहिए। बाजू यानी ये 2 साइड, सॉरी, उसकी मोटाई जो है यानी थिकनेस उतनी अंगुल होना चाहिए। ये जो है ना, ये है। मान लो उसकी हाइट जो है वो 6 फुट है। ठीक है, हाइट जो है 6 फुट है,
इसकी दरवाजे की, तो बाजुओं की मोटाई जो है ये 6 फीट की हाइट है, तो इसकी जो मोटाई है वो 6 अंगुल होना चाहिए। ये इसकी जो मोटाई है ये 6 अंगुल होना चाहिए। ये समझ में आ गया? दो साइड वाली साइड की फ्रेम का समझ में आ गया आपको? कितनी मोटाई होनी चाहिए उसकी? जितनी हाइट है उतने अंगुल यानी आपके एक उंगली में जो उंगली होती है आपकी कोई, उसमें 3 अंगुल होते हैं। देखिए बराबर है, 3 पार्ट होते हैं ना एक उंगली में, तो 3 अंगुल हो गए। तो जितनी हाइट है उतनी अंगुल उसकी मोटाई होनी चाहिए, जाड़ाई होनी चाहिए साइड वाले 2 फ्रेम की, बाजुओं की। फिर उसमें 12 अंगुल ऐड करना है आपको, वो दहलीज बनेगी। ये नीचे की जो दहलीज है उसमें, इसमें ये जो दहलीज है ना उसमें आपको 12 अंगुल फिर ऐड करना है। उतनी मोटी आपको ये दहलीज रखनी है। इतना समझ में आ गया? प्लीज कैमरे पे आइए, प्लीज हो सके तो कैमरे पे आइए ऑन। माइक सर जो 6 फीट आपने अभी मतलब 6 उंगल आपने जो बताया अभी जी, वो एक दोनों मिलके बताया क्या? नहीं एक फ्रेम का, एक जो वर्टिकल, एक अच्छा एक हाँ 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 इसका 6 अंगुल, इसका 6 अंगुल, दोनों साइड में मतलब वो 12 हो गए। हाँ बराबर है। अभी क्या करना है आपको, ये साइड का तो आपको हो गया, मिल गया, ये 2 तो मिल गया आपको, कितना उसकी मोटाई रखनी है। अभी इसमें क्या करना है कि इसकी जो मोटाई आई है 6 अंगुल, इसमें 12 अंगुल ऐड करना है आपको। उसमें 12 अंगुल ऐड करके फिर उसकी मोटाई यहां रखनी है ये। यानी कि जो साइड का जो 6 उंगल है उसका डबल हमको नीचे का चौकट रखना है। जी, उसमें 12 ऐड करना है आपको, 6 तो है वो। अच्छा, तो फिर वो नीचे का जो 18 हो जाएगा, 18 अंगुल हाँ जी, हो जाएगा। हाँ जी, उसमें 12 अंगुल अधिक जोड़ना है आपको, वो फिर देहली बनेगी हाँ, नीचे वाली। जो साइड के दोनों साइड के वो 6 अंगुल के हैं, तो नीचे जो है 6 + 12 हो जाएंगे। जी और ऊपर का भी सर, ऊपर का भी वैसे होगा सर? हाँ, ऊपर का मैं बता रहा हूँ, वही हम समझ रहे थे। अब ये 3 हो गया, जी, 2 साइड और एक नीचे, 6 + 12, हाँ बराबर है। अभी हम बात करेंगे हाँ 6 + अभी हम बात करेंगे ये ऊपर के हिस्से की, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो द्वार की जितनी जी ऊंचाई है, मानो कि 6 फुट है, बराबर है, तो जी 6 उसको 7 से गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 × 7। ठीक है। आप कीजिए जरा, 6 × 7 42, 42। बराबर है। तो 6 × 7 42 हुआ। जी हाँ 42 में लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ, बराबर है। तो जी 42 हो गया ना, उसको 80 से भाग देना, यानी 80 से डिवाइडेड करना है, डिवाइडेड बाय 80, 80। अब कितना हुआ बताइए? 0.525। तो 0.5 जो आया ना, हेलो, तो जी सर। जो उसका शेष आया जी उतनी मोटाई हमें इसकी रखनी है, इस ऊपर वाले की 0.5 है ना, यानी 5 इंच। हाँ 0.5 लेना है, पॉइंट के बाद की लेना है हमें, तो 5 है ना, तो हमें क्या जी करना है, यहाँ 5 अंगुल लेना है ये। सर ये रिमाइंडर तो नहीं हुआ सर, ये 0.525? आप इसका 42 जो है ना उसको 80 से भाग दीजिए, कितना रिमाइंडर आया? सर रिमाइंडर नहीं है सर, ये तो भागफल आ गया। यानी रिमाइंडर कितना आता है वो बताइए ना, वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। रिमाइंडर तो कुछ और आएगा सर। हाँ, जो रिमाइंडर जो शेष जो आता है ना, हाँ जिसे हम एक मिनट बता रहे हैं। जिसे हम लब्धि भी कहते हैं, हाँ 1 मिनट से बता रहे हैं। हाँ वो आप मुझे बताइए। इसको निकाल देता हूँ मैं 0.5 को। जो जो नीचे शेष बचता है ना डिवाइडेड करने के बाद, जिसे लब्धि भी कहा गया है, और हम शेष जो बचे उतनी आपको मोटी
उसको उदुम्बर कहते हैं। ऊपर का जो सिरा है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको उदुम्बर कहा गया है। जैसे नीचे वाले को दहलीज कहते हैं ना हम, उसी तरह ऊपर जो है ये फ्रेम का ऊपर का हिस्सा, हाँ, इसको सर उदुम्बर कहा गया है। सर जी। भागफल 0.525 आया, पर नीचे शेष कुछ नहीं बचा सर। शेष कुछ नहीं आता तो 0.5 जो है ना, तो 5 उंगल आपको इस तरह से ले लेना ना। फिर ये पॉइंट जो है 0.5 जो है, पॉइंट के बाद 5 आया ना, तो 5 उंगल आपको मोटाई रखनी है। ये साइड वाली 6 उंगल हो गई, साइड के 2 खड़े हैं वर्टिकल, और ये जो हो गया ना मोटाई, इसकी 5 उंगल हो गई। इस तरह से आपको रखना है। अच्छा, बराबर है। ठीक। और सर नीचे जो आएगा उसका वो कितने उंगल रहेंगे सर, नीचे जो बताया, दहलीज है? नीचे बताया ना आपको, ना वो लेंथ हो गई ना सर? लेंथ ने मोटाई उसकी उतनी रखनी है आपको। ये जो बताया हुआ है अच्छा। ना, ये उसकी मोटाई हाँ है, हाँ उसे थिकनेस जो है हाँ वो बताई है। हाँ, थिकनेस। बराबर है। तो 18, हाँ तो 18 उंगल आएगा वो। हाँ जी। तो नीचे वाला जो दहलीज है हमेशा मोटी होती है, ताकि नेगेटिव एनर्जी अंदर ना आ पाए। उसका मेन मुख्य मकसद यही होता है। आज भी आप साउथ इंडिया में जाओगे, हर घर में आपको दहलीज मिलेगी। रामाकृष्ण जी, मैं बराबर हूँ? जी सर, साउथ इंडिया में मिलेगी सर। आप साउथ इंडिया कोई भी मकान में चले जाइए, चाहे वो फ्लैट हो, फ्लैट भी आज बनते हैं ना, उसमें भी वो दहलीज बनाते हैं और पीला कलर करते हैं वहां, और उस पे रंगोली या डिजाइन बनाते हैं वहां पे। साइड, दोनों साइड से 1-1 फुट या 6-8 इंच, हाँ ये साइड पे, यहाँ पे, हाँ वहां पे। हाँ, तो दोनों साइड में सर, दहलीज की या- दोनों साइड में बनाते हैं, हाँ हाँ दरवाजे के सामने बनाते हैं। हाँ, ये दहलीज है, उसको पीला करेंगे। फिर यहाँ तक 1 फुट या 1.5 फुट या 6 इंच 10 इंच जो भी है, यहाँ तक भी वो पीला कलर करके फिर यहाँ अच्छे से रंगोली या शुभ चिन्ह बनाते हैं यहाँ पे। ये साउथ में आज भी प्रणाली है। मैं कई जगह पे गया हुआ हूँ, साउथ में काफी मेरे क्लाइंट हैं, तो बड़े बड़े बिल्डर भी हैं, तो आज भी वो यहाँ फ्रेम बनाते हैं, तो यहाँ दहलीज बनती ही है। तो नॉर्थ इंडिया में वो नहीं है आज, ये निकल चुका है नॉर्थ इंडिया में, और साउथ में आज भी है। और समृद्धि भी काफी इसलिए साउथ में है। और आप देखिए हर जगह से समृद्ध है वो लोग, स्पिरिचुअली भी है, मेंटली भी, सब तरह से आप देखिए। तो दहलीज का होना बहुत जरूरी है। दहलीज की पूजा करनी चाहिए हमें घर में। क्या ये गुरु सर, ये गुरु है क्या, जुपिटर है क्या ये दहलीज? दहलीज आप उसे जुपिटर कह सकते हो, अच्छा प्रश्न है, मगर पहले आपके घर में मंदिर की जगह ये हो सकती है। आप इस तरह से उसको गुरु मान सकते हो। जो आपका मंदिर होता है ना घर में, जहां हम मंदिर बोलते हैं जिसको आज, हाँ 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 हाँ। तो मंदिर तो ठीक है, न भी है मंदिर आपके पास घर में, न भी रखें, आपने दहलीज को साफ सुथरी रखी, पूज ली आपने, तो सब कुछ आपके अंदर बहुत कुछ पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, काफी पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट आएंगे। वास्तु दोष दूसरे आपने कुछ किए न किए, मगर आपने दहलीज को, ये आप टिप्स लिख ले लीजिएगा। हाँ, आप गुरुजन का प्रसाद भी मान सकते हो इसको। आपकी दहलीज को सुबह उठ के, गृह लक्ष्मी जो भी है, घर की जो भी गृहिणी है, आप वो तो ठीक है, या आपकी पत्नी है, बेटी है, बहू है, जो भी घर में जो लक्ष्मी है, वो सुबह उठ के नहा धो के दहलीज को पहले साफ पानी से, साफ पानी बोल रहा हूं मैं, जो पानी हम पीते हैं ना, वो पानी से उसको साफ किया। फिर उसमें क्या करना है, दूध में दूध डालना है, थोड़ा सा कच्चा दूध, गर्म किया हुआ नहीं है, कच्चा दूध डालना है। गाय का दूध मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। हाँ, गाय का दूध ना मिले तो खाली पानी से धो देना, नहीं तो देसी गाय का, जर्सी गाय भी नहीं, ये जो ऑस्ट्रेलियन जो जर्सी की गाय आती है जो स्विट्जरलैंड वाली, वो नहीं, हमारी देसी गाय जो आती है ना, उसका दूध होना चाहिए। उसमें आपने भले 1 चम्मच डाल दिया, उसको दहलीज को आप साफ करें। दहलीज नहीं है तो आप बना लीजिए लकड़े से, उतनी फोल्डिंग लेके आइए, वहां फिट कर दीजिए। उसको रोज आप उसको सुबह उठ के गृह लक्ष्मी को कहिए उसको आप साफ कीजिए, झाड़ू न लगे, उतना बात ध्यान रखें आप। वहां उस दहलीज को झाड़ू न लगे, झाड़ू से साफ न हो, और जब आप उसको क्रॉस करते हो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, तो उसके ऊपर आपका पैर ना आए, वो बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा।
तो सर उस पर झाड़ू मतलब झाड़ू लगाते समय तो लोग चला देते हैं उसके नहीं ऊपर। चलाना चाहिए, यही तो गलती होती है शायद। अच्छा अच्छा। कपड़े से साफ सर करो। और एक उसके लिए एक मिनट, जैसे आप मंदिर में भगवान की मूर्त को साफ करते हैं ना, उसके लिए एक अलग से कपड़ा रखते हो, पता है? हाँ ये बात सही है, यही तो होता क्या, है। तो मुझे आप बताइए, जो उस कपड़े से आप समझो बर्तन बर्तन साफ करते हो या पोंछते हो, उसी से क्या भगवान को मंदिर में पोंछोगे आप? नहीं। उसके लिए अलग रखा हुआ है ना, व्यवस्था अलग की है ना आपने। मंदिर में भगवान को नहलाते हैं या जो भी फोटो फ्रेम है उसको हम साफ करते हैं, तो उसके लिए कपड़ा अलग से होता है ना। सेम प्रोसीजर आपको यहाँ करना है दहलीज पे। हाँ अच्छा सर, फ्लैट में क्या होता है सर, फ्लैट में जो दरवाजे बन जाते हैं जी। तो वहाँ नीचे लकड़ी की दहलीज नहीं बना सकते। राइट। नहीं नहीं, लकड़ी की दहलीज क्यों नहीं बना सकते हो? दरवाजा तो अंदर से बंद होगा, बाहर उस फ्रेम की जितनी जगह होती होगी ना वहाँ। हाँ हाँ। दरवाजा फ्रेम, दरवाजा अंदर से आप फ्लैश डोर है जो भी है आपने बंद किया, तो जो फ्रेम है, तो दहलीज के लिए जगह उतना तो खाली है। आप छोटी सी पट्टी लेके आइए, 1 इंच की लेके आइए ना, उतनी चौड़ी लेके अच्छा, आइए, ठीक 1 इंच की पट्टी ठीक लेके सर, आइए और ऊपर से आप बिठा दीजिए। समझ गए समझ गए। मान लो आपका दरवाजा 4 फुट चौड़ा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो जगह है ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये 4 फुट है मानो, ठीक है? अभी यहाँ तो कुछ है नहीं, हमारे फ्लैट में यहाँ पर तो कुछ नहीं है, प्लेन है। तो आपको क्या करना है, भले इतनी चौड़ी ना हो, 4 इंच चौड़ी ना हो, 2 इंच चौड़ी लेके आइए। हाँ, और 1 इंच जाड़ी है, 2 इंच जाड़ी है, ये सेम ये मेजरमेंट ले ले कितना है, ऊपर से फिर इसको आप बिठा दीजिए। यहाँ चिल्ला बिल्ला कुछ नहीं लगाना है, ऊपर से थोड़ा ठीक है फिट सर। फिट करके उसको आप बिठा दीजिए। पानी से अच्छे पानी से थोड़ी गीले कपड़े से रोज साफ करना है, दूध डाल के 1 चम्मच, आधा चम्मच, 2 बूंद जो भी है, गर्म किया हुआ दूध नहीं, साफ कीजिए, हल्दी कुंकू लगाइए और आपके कुल देवी देवता जो आप मालूम है तो उसका नाम लीजिए। लक्ष्मी जी को आप पूजा करते हैं उनका नाम लीजिए और यहाँ से दहलीज को प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में हमेशा शुभ चीजें आने दीजिए, या आने दे रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं। बाकी इसके अंदर जो जितने भी वास्तु दोष है उसका रिजल्ट बहुत नेगेटिव यदि है तो भी उसका कम बहुत कम हो जाएगा। तो ये दहलीज का महत्व है। हाँ, तो ये आपको सर एक रेमेडी भी हो गई। क्वेश्चन था सर। क्या ही कर सकती है सर ये काम, कि सर कोई भी कर सकता है? जी, तो ये काम घर की महिलाएं ही करेंगी कि सर कोई भी कर सकता है? घर की महिलाएं लक्ष्मी करे तो सबसे अच्छी बात है, मगर अच्छा सर। किसी नहीं है, समझो घर में कोई अकेला बंदा है तो वो खुद कर सकता है। हाँ वो तो एक अलग बात है सर। हाँ, तो लक्ष्मी है, करती है, सुबह उठ के जैसे वो नहा धो के पूजा पाठ करते हैं घर में, चाहे फिर माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहू हो, बेटी की बहू, घरवाली हो, जो भी हो, घर में जो भी स्त्री सदस्य है उसे लक्ष्मी का रूप माना गया है, वो करें तो विशेष है, नहीं तो जो अकेला बंदा रहता है वो भी कर सकता है। ठीक है? अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। हाँ जी, कोई प्रश्न किसी का था? सर एक क्वेश्चन था जी सर। हाँ, मेरा सर अमोल बात कर रहा हूँ मैं सर। मुझे पूछना था कि कौन से वृक्ष का जो चौखट है तो शुभ मानी गई है। और दूसरा एक क्वेश्चन है सर कि बहुत गाँव में जो अभी उस पे नुकीले मतलब हम ओल्ड देखेंगे थोड़े से दरवाजे या तो उस पे नुकीले ये रहते हैं, हथियार तो रहते हैं। जैसे बहुत सारे वाड़ा देखे हमने, मतलब नहीं क्या महाराष्ट्र साइड में, जी, तो वो शुभ रहता है क्या सर? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। पहला प्रश्न क्या था आपका? कौन सा सर कौन से वृक्ष का चौखट मतलब शुभ माना गया है घर को लगाना है तो? अच्छा, बराबर है। तो उसका प्रश्न ये है, कोई भी वृक्ष हो, बराबर है, उस वृक्ष को, कोई जी भी जी। वृक्ष चलेगा, उसमें आप उसकी वो चौखट बना सकते हो। ठीक है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं, कोई भी आप चला कर सकते हो आप। मगर ज्यादातर क्या होता है कि सागवन वगैरह इसलिए लेते हैं, या साल है, सागवन है, टिकवुड, तो वो लंबा चलते हैं, बार बार बदलाने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। हाँ, बाकी आप कोई भी लगा सकते हो, पीपल है, वो कोई भी है, कोई भी आप, आम है। अच्छा शीशम है, आम है सर। हाँ, वो शीशम तो काफी महंगा होता है, मतलब दुर्लभ है, लगा लिया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, साग है, ये सब कोई भी वृक्ष आप लगा सकते हो। हाँ, बराबर है। और सर दूसरा दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मतलब गांव में देखेगा अभी भी कई दरवाजों को है ना जो चौखटे, तो हम्म। उसके मतलब लोहे का या कुछ तो नुकीला ऐसा रहता है उस पे, मतलब हथियार जैसे मतलब लगाए रहते हैं उसमें, लोहे के कवरिंग आते हैं दरवाजे के ऊपर।
एक्चुअली मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, मगर उसके ऊपर कोई नोक-किला वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे लकड़ी की फ्रेम हाँ। होती है। हाँ, आजकल तो अभी क्या है, सीमेंट की फ्रेम भी आना शुरू हो गई है। सीमेंट की फ्रेम भी बनाते हैं या लोहे की जी, जी। चौखट भी बनाते हैं, तो वो मेन दरवाजे में नहीं लगानी चाहिए, लकड़ी का ही होना चाहिए वो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये फ्लैट में क्या हो गया, आजकल सब लगा देते हैं। सर आजकल सीमेंट नहीं सर, आजकल तो हम देखते हैं कि सर वो ग्रेनाइट स्टोन से भी बनाते हैं। हाँ, तो वो नहीं करना। जी, अलग-अलग मटेरियल आ गया उसमें भी। हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए। मेन दरवाजा है, अंदर आप जो भी करें, मेन जो दरवाजा आपका जो एंट्रेंस है, हाँ, वो लकड़े का होना चाहिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें आप, ठीक है। आगे बढ़े। जी सर। है तो वहां पे अगर ग्रेनाइट का अगर चौखट लगाएंगे तो सर तो वो मार्स हो गया, फिर तो सर वो तो अपोजिट हो गया पूरा एकदम। नहीं, ग्रेनाइट लगाना ही नहीं है ना, इसलिए तो मैं ना बोल रहा हूँ आपको। लोग लगाते हैं, देखा कई जगह पे देखा है ये। हाँ, बिल्डर लोग अभी यही करते हैं ना साहब। वो कौन अभी ये लकड़ा लेके आएगा, कौन फ्रेम बनाएगा, कहाँ ऑर्डर देंगे, ये तो फटाफट लाए, पट्टी लगा दी, चिपका दी, बात खत्म हो गई यहाँ। तो उनको अपना स्वार्थ देखना है, अपना बिजनेस देखना है, वो अलग बात है। मगर आप जब लेते हो फ्लैट वगैरह लेते हो, या आपके क्लाइंट को आप सजेस्ट कर सकते हो, मेन दरवाजा आपको लकड़े का ही रखना है। अनावश्यक आपने मतलब वहां पे फायर क्रिएट कर दिया आपने। हाँ जी, हाँ, तो वो बचना है, इन सब चीजों से बचना है। हाँ, मेन जो आपका एंट्रेंस है वो लकड़ी का ही फ्रेम ही होनी चाहिए, और उसमें दहलीज भी होनी चाहिए। ये बात आपके क्लाइंट को आपको बताना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे। तो ये समझ में आ गया, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा ये। जी सर। पर एक बार और सर, जब तक हम वापस नहीं देखेंगे शायद थोड़ा रहेगा। हाँ, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, जो जरूरी है वो, ठीक है। जी सर। और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आपको वो उसमें वो मिलेगी, महारत मिलेगी। एक बार सुनने से नहीं होगा, ठीक है। फिर भी कुछ समझ में ना आता हो ना, तो आप ग्रुप में जरूर डालिएगा। हाँ जी सर। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो आज का टॉपिक जो था आलिंद वाला, और ये चौखट वाला अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी को कुछ डाउट है इसके बारे में? नहीं सर, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। क्लियर? हाँ, हाँ एकदम क्लियर है सर। अब फिर हम कल और नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए टॉपिक के लिए बात करेंगे फिर हम। आजकल सर ये जो फ्लैट संस्कृति जो चली है ना, उसने जी। ये सारे सिस्टम को खत्म कर दिया है। हाँ, बात आपकी सही है, मगर ना समय कोई पूछता है, ना कोई बताने की स्थिति समझ में आती है कि क्या बताएं, बता के करेंगे भी क्या। हाँ, अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आप बताओगे ना, तो मेजोरिटी ऑफ वास्तुशास्त्री इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो वो कंसीडर नहीं करते हैं। और और लोगों में इतना ज्यादा फिर लोग कहते हैं कि अनावश्यक भ्रम पैदा हो रहा है हमको। हाँ, इस तरह से भी हाँ, बोलने वाले बोल सकते हैं, क्योंकि बोलते ही है। हाँ, तो मगर शास्त्रों में इसका उल्लेख है ही, सबसे पहले हमें यही करना है। नहीं मगर सर जो नए मकान बनते हैं, जो जमीन पर लोग अपना नया मकान बनाते हैं जी, उनको तो बताया जा सकता है। जरूर जरूर। कि देखिए, आप ऐसे ऐसे कर लो, इतना इतना तो एक मिनिमम जो तो कर ही लेना चाहिए। नहीं, फ्लैट में भी आप बता सकते हो, भले फ्लैट में है, आप आपके क्लाइंट के पास जाते हो, उसको बताइए पहले आप दहलीज बनाइए यहाँ, ये बहुत जरूरी है। और आजकल लोग मानते भी हैं। और आपका काम है बताना, एज ए वास्तु कंसल्टेंट आप जानते हो दहलीज नहीं है, उसको बोले पहले आप दहलीज बनाइए, आपके 50% प्रॉब्लम तो यही सोल्व हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, एकदम सही बात है। आपका काम है बताना, आपको भागीदार नहीं बनना है उस दोस्त का। आप जानते हो, आपका धर्म है उसको बताना, उसकी तकलीफों से बाहर निकालना। या उसने नया फ्लैट लिया है, आपको एज ए वास्तु कंसल्टेंट आपको बुलाया है, सर देख लीजिए मैंने ये नया फ्लैट लिया है, क्या करूं, कैसा करूं, तो आप उसको पहले एंटर होते पहले सीधा बताना, भाई आपको दहलीज पहली बनानी है, अंदर का काम तो बाकी का काम है, बाद में देखेंगे, पहले ये बनाइए आप। हाँ, तो ये जरूरी है। फिर आय का देखिए, आप आय व्यय देख लीजिए,
तो मेन जो चीजें हैं आप उसको बता दीजिए, उसका जितना भी है लंबाई चौड़ाई निकाल के आय निकालिए, बराबर है नहीं है क्या है देख लीजिए, और उसके आप अवगत करवा दीजिए भाई आपकी ये हो रहा है। मानो कि आय कम आ रही है, ऋण ज्यादा आ रहा है, आपको मालूम है, तो आप बता सकते हो भाई इस घर में आपको खर्चा ज्यादा रहेगा हमेशा, आपका खर्चा बढ़, क्योंकि आपको मालूम है ऋण ज्यादा है यानी खर्च ज्यादा है, आय कम है, आय यानी इनकम कम है और ऋण ज्यादा है, तो खर्चा तो बढ़ने वाला ही है। तो उस घर में कैसे बचेगा पैसा, चाहे कितने भी वास्तविक उपाय आप कर लो, पैसा नहीं बचने वाला है। चाहे साउथ ईस्ट में आप 200 वोल्ट के बल्ब लगा दो, कुछ नहीं होने वाला है वहां। तो ये आप, हाँ तो ये बेसिक कुछ बातें हैं, आप अंदर जाके सीधा मैप लेके आप उसको बता सकते हैं। बाकी चीज तो बाकी है, बाद में है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, मंदिर कहाँ है, किचन कहाँ है, ये तो ठीक है, ये 2 नंबर की बात है, बाद की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। मगर ये पहले आप ये देख लीजिए सही है या नहीं है, कब मुहूर्त किया उन्होंने, कब वो घर पे आए, या आने वाले हैं, या वो गृह प्रवेश कर चुके हैं। फ्लैट लिया तो बाकी तो उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, बराबर है, नींव खोदना ये खोदना, वो तो गृह प्रवेश से ही हम आएंगे फिर कि भाई आपने गृह प्रवेश कब किया है, या वो पूछेंगे कब करूं, तब आपको निकाल के देना है टाइम टेबल सब। सॉरी, तो वो हिसाब से आप देखिए, वार तारीख मुहूर्त जो भी नक्षत्र देख के उसको अपडेट दीजिए, या वो आ चुके हैं तो उसकी डेट लीजिए आप। फिर देखिए कि वो उस दिन का जो आपने कुंडली बनाई गोचर की उस समय की, उसमें देखिए कौन सा नक्षत्र था, कौन सा वार था, कौन सी तिथि है, क्या रिक्ता तिथि तो नहीं है, क्या शनिवार रविवार मंगलवार तो नहीं है, यदि है और तिथि भी मान लो जो भी है मगर रविवार भी है शनिवार भी है, आजकल लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा देखते हुए, संडे है छुट्टी है तो उस दिन में पूजा रखूं या उस दिन में गृह प्रवेश रखूं ताकि हमारे दूसरे अच्छे यानी रिश्तेदार हैं दोस्त लोग वो भी आ सकें, मगर उसको ये नहीं मालूम है कि रविवार को गृह प्रवेश रखेगा तो ये घर तुझे हमेशा के लिए छुट्टी कर देगा, जिस भवन में तुम जा रहा है। तो ये अपनी सुविधा नहीं देखना है, तो ये आपको बताना है, बराबर। तो ये सर इस पे रेमेडीज क्या है सर, अगर मतलब पहले से कोई अगर फ्लैट में रह रहे घर या खाली, उन्होंने ये सब कुछ नहीं देखा, घर खाली करके दूसरे घर में जाना, यही उसकी रेमेडी है। अच्छा दूसरे घर पे जाओ, अच्छे मुहूर्त पे जाओ, बस, उसका कोई रेमेडी नहीं है। हाँ लोग बताएंगे ये करो वो करो, मगर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट है। वो जो गलती हमने कर ली है उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। आपने गलत समय पे गृह प्रवेश किया है तो उसका कोई उपाय नहीं है, आप दूसरे घर जाओ, दूसरा घर लो, नए सिरे से आप अच्छे मुहूर्त में उस घर में जाइए ताकि वहां से काउंट होगा। इसका जो खराब फल है उसको आप बेच दीजिए, रेंट पे चढ़ा दीजिए, जो भी है जैसे सिचुएशन आप लोगों की उनकी वो हिसाब से, इनका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान जी में रखना है उस समय मुहूर्त को देखने के लिए भी। तो फिर हम अब आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप पे, एक एक प्रक्रिया पे हम आगे जाएंगे फिर, ठीक है। फिर आगे हमारा आएगा 100 साल का मकान है, यानी कोई भी आप भवन बनाते हो तो उसकी एज हम किस तरह से काउंट करेंगे, या वो 100 साल का हो, 200 साल का हो, 80 साल का हो, हाँ तो उस समय कौन सा योग हमें होना चाहिए ऐसा कुंडली में, ताकि वो मकान 100 साल का रहे या 200 साल रहे, वो हम आगे देखते जाएंगे, आगे देखेंगे गोचर की कुंडली में क्या सिचुएशन, क्या योग होने चाहिए ताकि वो मकान 100 साल तक उसको कुछ ना हो, 200 साल तक कुछ ना हो। ऐसे कौन से योग है, ऐसे कौन से योग है जो मकान को 40 साल में गिरा देते हैं, ऐसे कौन से योग है जो मकान में बार बार चोरी होती है या बार बार आग लगती है, तो ऐसे भी बनता है ना घड़ी घड़ी, अब देखिए तो ये योग है। तो वो मकान हमने किस समय बनाना शुरू किया, चाहे वो फैक्ट्री हो, कॉमर्शियल हो या रेसिडेंस हो, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए जो हमारे टॉपिक थे आपको समझ में आया होगा। फिर कल मिलेंगे शाम को 6 बजे नए टॉपिक के साथ। हो सके तो अपने कैमरा ऑन कीजिए, 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, फिर जुदा होंगे कल मिलने के लिए।